Okay, now let's start with S block element. Now S block elements में हम लोगों ने इसके इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स देख के हो गए एंड ऑलमोस्ट बहुत सारे एक्स्ट्रा की चीजें हो गई हम लोगों की कवर। अब बचा क्या है? लास्ट में हम लोगों का पार्ट बचा है अनोमलस बिहेवियर और एल्स डायगोनल रिलेशनशिप। ठीक है, तो हम लोग इसको अनोमलस बिहेवियर ऑफ लिथियम एंड बेरिलियम ऐसे भी हेडिंग दे सकते हैं या फिर डायगोनल रिलेशनशिप ऐसे भी बोल सकते हैं। डायगोनल रिलेशनशिप। अब मुझे याद नहीं है हम लोगों ने डायगोनल रिलेशनशिप इसके पहले कभी डिस्कस किया है या नहीं किया है, बट इसके रीजंस तुम लोगों को याद रहने चाहिए कि व्हाई डायगोनल रिलेशनशिप इज ऑब्जर्व्ड। ठीक है, तो अगर हम लोग पहले एलिमेंट्स ले लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, ठीक है, ये चार एलिमेंट्स, इनिशियल चार एलिमेंट्स जो है वो डायगोनल रिलेशनशिप दिखाते हैं। मतलब क्या? तो लिथियम के नीचे आता है सोडियम एंड लिथियम शुड बिहेव लाइक सोडियम एटम बट इट बिहेव्स लाइक मैग्नीशियम एटम। तो ये हो गया तुम लोगों का डायगोनल रिलेशनशिप। सिमिलरली बेरिलियम विल बिहेव लाइक एल्यूमिनियम एटम, बोरॉन बिहेव्स लाइक सिलिकॉन, सिलिकॉन जैसे सिलिकेट्स बनाता है वैसे ही बोरॉन बोरेट्स बनाता है। ठीक है, तो ये कुछ डायगोनल रिलेशनशिप के क्लासिकल एग्जांपल है जिसके ऊपर हम लोगों को क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो डायगोनल रिलेशनशिप क्यों होता है? व्हाई डज डायगोनल रिलेशनशिप देखने से पहले पहला एलिमेंट बाकियों से डिफरेंटली बिहेव क्यों करता है? मतलब लिथियम जो सोडियम और पोटेशियम को रिजेंबल करना चाहिए था वो उन्हें रिजेंबल क्यों नहीं कर रहा, वो हम लोग पहले देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग हेडिंग डाल रहे हैं एक्सेप्शनल बिहेवियर, एक्सेप्शनल बिहेवियर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स। इसका रीजन क्या है? याद रखो, सारे के सारे जो पीरियड टू के एलिमेंट है वो अपने ग्रुप जैसे बिहेव करते नहीं है। उसके सिर्फ चार रीजन है जो हम लोगों को याद रखना है। तो उसमें पहला रीजन करेक्ट बोल रहे हो सो हम। बाय द वे हम लोगों ने ये पहले कभी डिस्कस किया है क्या? अगर पहले हम लोगों ने डिस्कस किया होगा तो मैं थोड़ा फास्ट चला जाऊंगा। पहला रीजन है स्मॉल साइज। इनकी साइज बहुत छोटी रहती है। अगर इनकी साइज बहुत छोटी हो जाएगी तो इनका बिहेवियर थोड़ा सा चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं तुम लोगों को जस्ट स्टार्टिंग में एक हिंट देता हूँ। ठीक है, हम लोग इसके बारे में डिटेल में स्टडी तो करने ही वाले, बट हम लोगों ने लिथियम के कंपाउंड्स का नेचर देखा था। तो लिथियम के जो कंपाउंड्स रहते हैं, लिथियम के जो कंपाउंड्स रहते हैं वो रहते हैं कोवेलेंट। वो क्या रहते हैं? कोवेलेंट। एंड उसी बदले सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम इनके कंपाउंड्स जो रहते हैं वो कौन से रहते हैं? Na के कंपाउंड्स रहते हैं आयनिक। अब मुझे बताओ लिथियम के कंपाउंड कोवेलेंट रहने का रीजन क्या है? फजान्स रूल। फजान्स रूल क्या बोलता है? जब कटायन की साइज छोटी हो जाए देन इट विल बिहेव कोवेलेंटली। ठीक है, तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है कटायन की साइज, और उसके साइज बहुत छोटी हो जाती है, हेंस उसका बिहेवियर भी थोड़ा सा चेंज हो जाता है। अब सेकेंड, ऐसे ही हम लोगों को कुछ पॉइंट्स याद रखना है। तो सेकेंड पॉइंट इज हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी, हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी। थर्ड पॉइंट इज हाई पोलराइजिंग पावर। अब पोलराइजिंग पावर मतलब क्या? तो देखो, पोलराइजिंग पावर मतलब द एबिलिटी टू अट्रैक्ट द नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब अगर मैं लिथियम क्लोराइड को पकड़ू तो लिथियम पॉजिटिवली चार्ज रहता है और एकदम छोटू सा रहता है। लिथियम इज, मैं पोलराइजेशन क्या है वो एक बार याद दिला रहा हूँ तुम लोगों को। लिथियम एक पॉजिटिवली चार्ज आयन रहता है एंड इसके बाजू में रहता है Cl माइनस जो कि नेगेटिवली चार्ज है। अब लिथियम एक छोटा सा आयन है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब मुझे बताओ पॉजिटिव चार्ज बाजू वाले नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? तो ऑब्वियसली ये पॉजिटिव चार्ज Cl के नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देता है। Cl के नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देता है और Cl का शेप जो पहले स्पेरिकल था वो थोड़ा सा एग लाइक एलिप्सॉइड बन जाता है। ठीक है, तो इसे हम लोग बोलते हैं पोलराइजिंग पावर। एंड हमारे ग्रुप वन और ग्रुप टू के लिथियम और बेरिलियम की पोलराइजिंग पावर सबसे ज्यादा रहती है, हेंस दे आर मोस्ट कोवेलेंट इन नेचर। ठीक है, तो पोलराइजिंग पावर इनकी सबसे ज्यादा रहती है। अब ग्रुप 13 से
ग्रुप 13, 14 बोरॉन कार्बन, इनके लिए हम लोग पोलराइजिंग पावर डिफाइन नहीं करते। इनके लिए हम लोग बोलेंगे, अगर तुम लोगों को ग्रुप 13, 14 या फिर पी ब्लॉक एलिमेंट के लिए पूछा तो यही थर्ड पॉइंट बन जाएगा, हाई इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। याद रखो, मैं तुम लोगों को ये जो लिख के दे रहा हूँ वो कंप्लीट पीरियोडिक टेबल के लिए लिख के दे रहा हूँ। तो ये अगर तुम लोगों को पोलराइजिंग पावर वर्ड यूज करना है तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के लिए हम लोग यूज करेंगे मेटल्स के लिए, एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये अगर वर्ड यूज कर रहा है तो हम लोग ये यूज करेंगे नॉन मेटल्स के लिए, मतलब ग्रुप 13 से लेके 17 तक। ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको तुम लोग स्टार मार्क करके भी रख सकते हो, ये है एब्सेंस ऑफ, हाँ परफेक्ट, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। ठीक है। लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इनके अंदर डी ऑर्बिटल नहीं रहता। एंड इसकी वजह से क्या होता है, तो इसकी वजह से इनकी मैक्सिमम कोवैलेंसी कितनी रहती है, मुझे बताओ पीरियड 2 के एलिमेंट्स की मैक्सिमम कोवैलेंसी कहाँ तक जा सकती है। हम लोगों ने बहुत बार डिस्कस किया था। तो व्हाट इज द मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ पीरियड 2 एलिमेंट, तो पीरियड 2 एलिमेंट्स की मैक्सिमम कोवैलेंसी सिर्फ और सिर्फ 4 तक जाती है। कहाँ तक जाती है, 4। ठीक है। ये मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकते हैं, उसके आगे बॉन्ड नहीं बना सकते, बिकॉज इनके अंदर डी ब्लॉक एलिमेंट, सॉरी डी ब्लॉक एलिमेंट बोल रहा हूँ, डी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं रहता। ठीक है। तो चलो, ये रीजन है। अब इसके वजह से होता क्या है वो हम लोगों को देखना है। ठीक है। तो चलो, ये था रीजन कि लिथियम और बेरिलियम ये अनोमलस बिहेवियर शो करेंगे। अब अनोमलस बिहेवियर कौन से शो करते हैं वो हम लोगों को देखना है, जो हम लोगों ने पहले से डिस्कस तो किए हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालो, अनोमलस बिहेवियर ऑफ लिथियम। ठीक है। अब सबसे पहला पॉइंट, लिथियम जो है वो कौन से टाइप के कंपाउंड बनाएगा, तो वो कंपाउंड बनाता है कोवलेंट टाइप के। तो लिथियम मोस्टली फॉर्म्स हाईली कोवलेंट कंपाउंड, मोस्टली फॉर्म्स हाईली कोवलेंट कंपाउंड्स। अब लिथियम तो हाईली कोवेलेंट कंपाउंड्स फॉर्म करेगा, बट बाकी के कौन से टाइप के कंपाउंड फॉर्म करते हैं, तो दे फॉर्म आयनिक कंपाउंड्स। अगेन ये सारे पॉइंट्स हमने तुम लोगों को पहले भी लिख के दिए हैं, बट अभी हम लोग वो सारे एक साथ कंबाइन करके लिखने वाले हैं। पहले हम लोगों ने इनको अलग अलग टॉपिक्स में पढ़ा था, अभी हम लोग इन सबको कंबाइन करके लिखने वाले हैं। ठीक है। लिथियम ऑन कंबशन इन एयर, ऑन कंबशन इन एयर फॉर्म्स लिथियम ऑक्साइड एंड लिथियम नाइट्राइड। ठीक है। तो ये लिथियम, मैं पहले तुम लोगों को सिर्फ लिथियम का ऑकवर्ड अनोमलस बिहेवियर बता रहा हूँ कि ये कैसे डिफरेंटली बिहेव करता है बाकियों से। तो लिथियम ये एयर में कंबस्ट करने के बाद Li2O एंड Li3N बनाता है, बट बट अदर एलिमेंट्स, अदर एलिमेंट्स फॉर्म्स ओनली ऑक्साइड। अगर याद होगा, नाइट्रोजन ग्रुप 1 में सिर्फ एक ही एलिमेंट के साथ रिएक्ट कर पाता है, एंड दैट एलिमेंट इज लिथियम, दैट एलिमेंट इज वन एंड ओनली लिथियम। तो हम लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा है साफ साफ कि लिथियम ये बाकियों से थोड़ा डिफरेंटली बिहेव करने वाला है। ठीक है। नाउ salts of lithium, salts of lithium are highly, are highly hydrated। ठीक है। हाइड्रेटेड मतलब LiCl डॉट 2H2, इसके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट रहता है, while while others are anhydrous, while others are, तुम लोग NaCl डॉट H2 कभी लिखते ही नहीं है, तो others are anhydrous। ठीक है। तो याद रखो, लिथियम के ये सारे पॉइंट्स हम लोगों ने पहले भी लिखे हैं, बट अभी हम लोग इसको एक साथ क्लब करके लिख रहे हैं। ठीक है, एक ही जगह पे लिख रहे हैं। पॉइंट नंबर 4,
lithium carbonate is thermally is thermally unstable, while all other carbonates while all other carbonates are stable. याद रखो, कार्बोनेट्स की जो स्टेबिलिटी है, कार्बोनेट्स की जो स्टेबिलिटी है, LiCO3, सॉरी देयर इज अ मिस्टेक, Li2 आना चाहिए, कार्बोनेट ये बाइवेलेंट है ना, तो Li2CO3, Na2CO3, K2CO3, RbCO3, ठीक है। तो हम लोग जैसे जैसे नीचे नीचे जाएंगे, Rb2CO3 एंड CS2CO3, ठीक है, हम लोग जैसे जैसे नीचे नीचे जाएंगे, ग्रुप डाउन द ग्रुप जाएंगे, तो कार्बोनेट्स की स्टेबिलिटी बढ़ते जाती है, बिकॉज इनका आयनिक नेचर बढ़ते जाता है, बिकॉज इनका आयनिक नेचर बढ़ते जाता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि ऑल दीज आर स्टेबल, ऑल दीज आर स्टेबल, whereas this one is unstable, whereas this one is unstable. What is the meaning of this? तो देखो, स्वम यहाँ पे ये नॉर्मली हाइड्रेटेड फॉर्म में रहता है, मतलब जस्ट लिथियम क्लोराइड को सराउंडेड रहता है स्ट्रक्चर में ऐसे एम्बेडेड। ओके, तो अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनस्टेबल? तो देखो, अगर मेरे पास लिथियम कार्बोनेट है, Li2CO3 है, एंड इसे मैं बहुत हाई टेम्परेचर पे हीट कर रहा हूँ, इसे मैं क्या कर रहा हूँ, बहुत हाई टेम्परेचर पे हीट कर रहा हूँ, तो इट विल गिव मी Li2O प्लस CO2, इट विल गिव मी Li2O प्लस CO2। बट उसी बदले तुम लोग बाकी कोई भी ले लो, अगर तुम लोग Na2CO3 ले रहे हो और इसे हीट कर रहे हो, तो नो रिएक्शन। व्हाई? बिकॉज दीज आर स्टेबल एंड दिस थिंग इज अनस्टेबल। व्हाई दिस इज हैपनिंग? बिकॉज दिस इज कोवेलेंट, कोवेलेंट कंपाउंड जो रहता है वो थर्मली अनस्टेबल रहता है, कोवेलेंट कंपाउंड जो रहेंगे वो थर्मली अनस्टेबल रहेंगे, एंड ये बाकी के सारे ये हाईली आयनिक कंपाउंड्स है, तो आयनिक कंपाउंड ये थर्मली स्टेबल रहता है। आई होप तुम लोगों को समझ में आ रहा है। पॉइंट नंबर 5, lithium bicarbonate LiHCO3 does not exist in solid state. Lithium bicarbonate does not exist in solid state, while other bicarbonates other bicarbonates exists in solid state, ठीक है। तो लिथियम बाइकार्बोनेट LiHCO3 ये अकेला एक्वियस फॉर्म में रहता है। कौन से फॉर्म में रहता है? तो ये अकेला एक्वियस फॉर्म में रहता है, एंड बाकी के सारे NaHCO3, KHCO3, RbHCO3, ये बाकी के सारे ये रहने वाले हैं सॉलिड फॉर्म में। कौन से फॉर्म में रहेंगे? तो दीज एग्जिस्ट इन सॉलिड फॉर्म, ठीक है ना। ये पॉइंट्स है, हम लोगों को सिर्फ याद रखना है, ठीक है। रीजन कोवेलेंट नेचर, नथिंग एल्स, एंड हाई हाइड्रेशन। ये एक्वियस फॉर्म में रहने का रीजन क्या बोलोगे? बिकॉज दिस हैज हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी। सारे पॉइंट्स हम लोगों ने पहले डिस्कस किए हैं, प्लीज एक बार वापस रिवाइज कर लेना। अब पॉइंट नंबर 6, लिथियम ऑन रिएक्टिंग, ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर जेई में क्वेश्चन भी पूछा गया है। लिथियम ऑन रिएक्टिंग विथ अमोनिया फॉर्म्स lithium imide, whereas others form amide। अब ये किस बला का नाम है? ये जरा इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क करके ही रखना। देखो, अगर तुम लोग सोडियम को अगर हम लोग
अमोनिया के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। अब अमोनिया को मैं वाटर जैसे हम लोग HOH लिखते हैं, वैसे मैं अमोनिया को H-NH2 लिखने वाला हूँ। ठीक है, हम लोगों को पता है सोडियम के ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज आना पसंद होता है। हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन, इसमें नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, देन इट विल कैरी अ डेल्टा माइनस चार्ज एंड दिस विल कैरी अ डेल्टा प्लस चार्ज। अब होगा क्या, दिस नेगेटिव चार्ज विल अटैक ऑन पॉजिटिव सोडियम एटम, तो ये हाइड्रोजन अकेला निकल जाएगा। what I will get? I will get Na attached to NH2, Na attached to NH2 प्लस एक हाइड्रोजन निकल गया। अब सिंगल हाइड्रोजन एग्जिस्ट नहीं कर पाता, तो इधर हम लोगों को दो हाइड्रोजन लगेंगे, तो दो हाइड्रोजन यहाँ पे, दो सोडियम यहाँ पे एंड दो NaNH2 यहाँ पे फॉर्म होंगे। रिएक्शन समझ में आ रही है क्या? देखो, H प्लस NH2 माइनस, NH2 माइनस ये पॉजिटिव सोडियम की तरफ जा रहे हैं और हाइड्रोजन निकल आ रहा है। ठीक है, तो दिस इज द रिएक्शन। नाउ नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज सोडियम अमाइड, या फिर इसे हम लोग बोलते हैं सोडमाइड। ठीक है, ऑर्गेनिक में तुम लोग ये यूज करोगे। इट इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, इट इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। अगर तुम लोगों किसी ने पूछा विच वन इज स्ट्रॉन्गर, NaOH और NaNH2, NaOH ज्यादा स्ट्रॉन्ग है या NaNH2 ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? तो तुम लोगों को रिसेंट में ऑर्गेनिक में ये पार्ट हुआ भी है, ये मुझे क्यों पता है, क्योंकि मैंने दूसरे स्टूडेंट्स को पूछा था। तो OH माइनस और NH2 माइनस, इसमें ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन बेस है? तो NH2 माइनस इज मोर बेसिक देन OH माइनस, याद रखो। तो NaOH और NaNH2 में ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है? तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है NaNH2। ठीक है, तो ये रिएक्शन हम लोगों को इसके साथ मिलती है, तो बाकी के मेटल्स के साथ मिलती है। यप, O इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, हेंस दिस इज द वीकर बेस, करेक्ट बोल रहे हो। अब ये हम लोगों को किसके साथ रिएक्शन मिलती है? तो ये बाकियों के साथ मिलती है, एंड तो हम करेक्ट बोल रहे हो, नाइस। अब इमाइड ग्रुप क्या है? इमाइड ग्रुप भी आई गेस तुम लोगों का हो गया होगा। तो इमाइड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इमाइड? तो देखो, जैसे अमाइड में NH2 रहता है, अमाइड में क्या है? NH2, तो इमाइड में रहेगा NH, इमाइड में क्या रहेगा? NH, तो ये बन गया NH। अब NH बनाने के लिए मुझे कितने हाइड्रोजन रिमूव करने पड़ेंगे? मुझे दो हाइड्रोजन रिमूव करने पड़ेंगे। हाइड्रोजन के ऊपर प्लस वन, तो NH के ऊपर आ जाएगा -2। ठीक है, तो अब मुझे बताओ, NH के ऊपर -2, अमाइड इज NH2, इमाइड इज NH, NH के ऊपर -2 चार्ज है, तो इसको कितने लिथियम लगेंगे? लिथियम +1 चार्ज कैरी करता है, तो इसे दो लिथियम लगेंगे। ये दो लिथियम के ऊपर अटैक करेगा एंड यू विल गेट Li2NH प्लस H2 गैस। मेरे दिमाग में कुछ घुसा? अरे वो ऑर्गेनिक का इमाइड, आप जो ये बोल रहे हो ना, C डबल बॉन्ड O N डैश C डबल बॉन्ड O, ये फंक्शनल ग्रुप जो है वो ऑर्गेनिक का इमाइड हो गया। हम लोग अभी ऑर्गेनिक नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग इनऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं। वैसे तो ऑर्गेनिक में तुम लोगों को पता है अमाइड क्या रहता है, ऑर्गेनिक में अमाइड ये रहता है, बट इनऑर्गेनिक में हम लोगों ने अमाइड क्या बोला? हम लोगों ने इनऑर्गेनिक में अमाइड को बोला NH2 माइनस, NH2 माइनस को हम लोग इनऑर्गेनिक में अमाइड बोलते हैं, एंड NH माइनस 2 को हम लोग इमाइड बोलते हैं। ठीक है, याद रखो यहाँ पे दो H प्लस बाहर नहीं निकलेंगे, क्योंकि लिथियम अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है ना। देखो, लिथियम जो है इसके पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है जो ये हाइड्रोजन को देगा, तब जाके नॉर्मल H2 बाहर निकलेगा। H2 प्लस बाहर नहीं निकलेगा, बिकॉज लिथियम अपने इलेक्ट्रॉन्स भी डोनेट करता है। हम लोगों को उतना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड ऑल में नहीं घुसना है, बट स्टिल, तो वेयर आई वाज, मैं कुछ तो बोलने वाला था। हाँ, इसका नाम, दिस इज कॉल्ड एज लिथियम इमाइड, लिथियम इमाइड। ठीक है, लिख दो। एंड नेक्स्ट, सेवेंथ पॉइंट, लिथियम नाइट्रेट, लिथियम नाइट्रेट ऑन decomposition, on
decomposition forms oxide while others forms nitrite। अब इसका मतलब क्या है? LiNO3, ठीक है। अब लिथियम नाइट्रेट जो है वो जब हम लोग हीट करेंगे, हाई टेम्परेचर पे, तो हम लोगों को क्या मिलने वाला है? तो हम लोगों को मिलने वाला है उसका ऑक्साइड। क्या मिलेगा? तो हम लोगों को मिलेगा उसका ऑक्साइड। एंड ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या रहता है? तो Li2O। तो Li2O प्लस इसमें से क्या रिमूव होगा? तो इसमें से निकल जाएगा NO2। इसमें से क्या निकल जाएगा? तो इसमें से निकल जाएगा NO2। अब यहाँ पे टोटल हम लोग को कितने लगेंगे? तो ये 4 लगेंगे। 4, तो ये हो गए 2, ये हो गए 4, और ऑक्सीजन बचे O2। ठीक है। तो हीट करने के बाद हम लोगों को क्या मिलता है? लिथियम ऑक्साइड मिलता है प्लस 4NO2 प्लस एक ऑक्सीजन की गैस रिलीज हो जाती है। बट उसी बदले तुम लोग अगर सोडियम नाइट्राइट को करोगे, सोडियम नाइट्राइट को अगर हीट करोगे, NaNO3 को अगर हम लोग हीट कर रहे हैं, तो NaNO3 को हीट करने के बाद हम लोगों को मिलता है NaNO2 प्लस O2। तो यहाँ पे ये 2 टाइम्स एंड 2 टाइम्स। ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एज नाइट्राइट, सोडियम नाइट्राइट। अभी सोडियम नहीं लिख रहा हूँ। तो हम लोगों को यहाँ पे नाइट्राइट मिल रहा है, ऊपर क्या मिल रहा है? हम लोगों को ऑक्साइड मिल रहा है। तो इवन दिस इज अनॉमलस बिहेवियर। रीजंस सारे के सारे हम लोगों ने पहले से डिस्कस करके रख दिए। एंड फाइनल, Li2O and LiF are less soluble than other compounds than other compounds। ठीक है। तो लिथियम की ये सारी प्रॉपर्टीज ग्रुप 1 के एलिमेंट्स से डिफरेंट है। लिथियम की ये 8 प्रॉपर्टीज है जो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स से डिफरेंट है। अब ये लिथियम अगर ग्रुप 1 के एलिमेंट्स को रिजेंबल नहीं कर रहा है, तो वो किसे रिजेंबल करेगा? वो किसे रिजेंबल करने वाला है? लिथियम अगर ग्रुप 1 को रिजेंबल नहीं कर रहा है, तो वो किसे रिजेंबल करेगा? तो ऑब्वियसली इट विल रिजेंबल मैग्नीशियम। ग्रुप 1 को अगर वो रिजेंबल नहीं कर रहा है, तो वो करेक्ट बोल रहा है, वो मैग्नीशियम को रिजेंबल करने वाला है। अब हम लोगों को यही रिजेंबलेंस देखना है कि हम लोग इन दोनों में क्या रिजेंबलेंस आता है। मैं तुम लोगों को ये पॉइंट वापस लिख के नहीं देने वाला हूँ, बट रिजेंबलेंस क्या रहने वाला है? लिथियम मोस्टली फॉर्म्स कोवेलेंट कंपाउंड। तो मैग्नीशियम एंड लिथियम बोथ फॉर्म्स कोवेलेंट कंपाउंड। पहला पॉइंट, लिथियम ऑन कंबशन फॉर्म्स लिथियम ऑक्साइड एंड लिथियम नाइट्राइड। तो वहां पे आएगा लिथियम एंड मैग्नीशियम ऑन कंबशन फॉर्म्स ऑक्साइड एंड नाइट्राइड। Salts of lithium are highly hydrated. Salts of magnesium and lithium are hydrated. Lithium Li2O is thermally unstable. तो Li2CO3 is thermally unstable. तो वहां पे आएगा Li2CO3 मतलब लिथियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम MgCO3 मैग्नीशियम कार्बोनेट बोथ आर थर्मली अनस्टेबल। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? सेम पॉइंट्स है, तो वापस लिखने में कुछ पॉइंट नहीं बनता। ये पॉइंट दोनों में कॉमन नहीं है। दिस पॉइंट इज नॉट कॉमन ओवर देयर। ठीक है, तो ये कॉमन नहीं है। हाँ, नेक्स्ट, lithium on reacting with NH3 forms lithium imide, magnesium on reaction with NH3 forms magnesium imide, lithium nitride on decomposition forms oxide, magnesium oxide on decomposition forms oxide, MgO and Mg2F2, Li2O2 and LiF are less stable than other compounds। ठीक है, तो ये सेम पॉइंट्स आने वाले हैं, सेम टू सेम पॉइंट्स आने वाले हैं, तो वापस लिख के कुछ पॉइंट है ही नहीं। तो चलो ये जरा लिख दो, फिर हम लोग रीजन देखेंगे कि व्हाई दे आर सिमिलर इन नेचर। बी बाकी के मेंबर से अलग क्यों है वो हम लोग डिस्कस करने ही वाले हैं। जस्ट ये लिख दो, बीई की प्रॉपर्टीज कौन सी अलग है वो हम लोग देखेंगे। ये लिथियम कार्बोनेट हम लोग बोलेंगे कि इट इज हाईली कोवेलेंट। कोवेलेंट नहीं बोलेंगे, याद रखो, हम लोग कोवेलेंट नहीं बोल सकते, हाईली कोवेलेंट। मैंने जस्ट यहाँ पे डायरेक्ट कोवेलेंट वर्ड यूज किया है,
बट हम लोगों को पता है कोई भी बॉन्ड 100% कोवेलेंट रहता नहीं है, फॉर रूल। ठीक है, तो ये पॉइंट्स लिख दो। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं तुम लोगों को लिथियम और मैग्नीशियम में कौन से पॉइंट्स सेम है वो लिखने नहीं देने वाला हूँ। हाँ, विच पॉइंट्स आर नॉट सेम फॉर मैग्नीशियम, तो ये वाला एक, सिर्फ ये एक ही कैंसल आउट होगा, बाकी सारे के सारे पॉइंट्स जैसे के तैसे आने वाले। ठीक है, तो अब वाई लिथियम एंड मैग्नीशियम शोज सिमिलर बिहेवियर, क्वेश्चन के फॉर्म में लिखते हैं। वाई लिथियम एंड मैग्नीशियम, lithium shows diagonal relationship with magnesium, ऐसा क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, तो अब इसका एकदम सिंपल रीजन है। नंबर वन, साइज ऑफ lithium is approximately equals to magnesium. Number two, size of Li plus is approximately equals to Mg plus 2. अब अगर साइज दोनों की सेम है तो ऑब्वियसली उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होगी, तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी रिजेंबल करेंगी, हेंस दे शो सिमिलर केमिकल बिहेवियर, सिमिलर केमिकल बिहेवियर। तो बस खत्म, तुम लोगों को इतना ही याद रखना है, नथिंग एल्स। तो डायगोनल रिलेशनशिप इतना ही है, कुछ अगर डाउट होगा तो पूछ सकते हो। ओके, अब हम लोग बेरिलियम के डायगोनल रिलेशनशिप की तरफ बढ़ने वाले हैं। तो नेक्स्ट, रीजन हमेशा सेम ही रहने वाले हैं, याद रखो। डायगोनल रिलेशनशिप या फिर अनोमलस बिहेवियर का रीजन क्या रहेगा? अनोमलस बिहेवियर का रीजन है एक्सेप्शनल बिहेवियर, या फिर अनोमलस बिहेवियर का रीजन क्या है? स्मॉल साइज, हाई आयनाइजेशन एनर्जी, हाई पोलराइजेशन पावर एंड एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। ये चार तुम लोगों को बाय हार्ट करके ही रखना है। ठीक है, सिमिलरली सिमिलरली डायगोनल रिलेशनशिप का रीजन क्या है? बिकॉज लिथियम एंड मैग्नीशियम शो सेम साइज, lithium plus and Mg plus 2 show same size, hence they show similar chemical properties। सेम रीजन रहने वाले हैं, कुछ चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब हम लोग देखने वाले हैं अनोमलस बिहेवियर ऑफ बेरिलियम। अनोमलस नहीं, सिर्फ एस ब्लॉक एलिमेंट दिखाते हैं ऐसा नहीं है, बेरिलियम भी सिलिकॉन के साथ दिखाता है। ठीक है, बेरिलियम सिलिकॉन के साथ डायगोनल रिलेशनशिप दिखाता है, और उसके बाद डायगोनल रिलेशनशिप थोड़ा सा कम हो जाता है। यहाँ पे ऊपर मैंने बताया था, देखो, इवन बेरिलियम एंड सिलिकॉन शोज डायगोनल रिलेशनशिप। वो दोनों के दोनों बोरेट्स और सिलिकेट्स बनाते हैं, दोनों के दोनों एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं, तो देयर आर सम रिजेम्बलेंस। ठीक है, हाँ, बेरिलियम, सॉरी बेरिलियम बोल रहा हूँ मैं, बोरॉन, बोरॉन और सिलिकॉन दिखाते हैं, माय बैड, बोरॉन और सिलिकॉन भी डायगोनल रिलेशनशिप दिखाते हैं। ठीक है, वो, चलो, एंड बेरिलियम एल्यूमिनियम के साथ दिखाता है, जो कि अभी हम लोग देखने वाले हैं। हम लोग जस्ट बेरिलियम का टॉपिक स्टार्ट कर रहे थे तो बेरिलियम ही दिखा दिमाग में था। तो अनामलस बिहेवियर, अनामलस बिहेवियर ऑफ बेरिलियम, पहला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, बेरिलियम फॉर्म्स एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ये सबसे वियर्ड बिहेवियर है। बेरिलियम एक मेटल है, एंड उसके नीचे वाले भी सारे के सारे मेटल्स हैं। ठीक है, अब बेरिलियम ये इकलौता मेटल है इस ग्रुप का जो कौन से टाइप के एलिमेंट ऑक्साइड बना रहे हैं? एम्फोटेरिक। बाकी के कौन से बना रहे हैं? बेसिक। सबसे बड़ा डिफरेंस है ये। ठीक है, पॉइंट नंबर टू,
बेरिलियम फॉर्म्स पॉलीमेरिक क्लोराइड्स। अब बेरिलियम के क्लोराइड्स का स्ट्रक्चर मैंने तुम लोगों को लास्ट टाइम ही बताया था। बेरिलियम के क्लोराइड्स का स्ट्रक्चर कैसे रहता है? पॉलीमेरिक फॉर्म में रहता है। एक सिंपल अगर एग्जांपल तुम लोगों को याद दिलाने जाऊं तो BCl2, ये हम लोगों ने देखा था ना। BCl2 में बेरिलियम के आउटर मोस्ट में सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन रहता है। ये बेचारा अनस्टेबल है। तो सामने वाला क्लोरीन इसको क्या बोलता है कि भाई तू डर मत, मैं तुझे मेरे लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन शेयर करके दूंगा। और लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए तो इनके बीच में बन जाता है एक डाइमर। अब यही सेम सिचुएशन हम लोगों ने और भी कहाँ पे तो देखी थी, और कहाँ पे देखी थी हम लोगों ने? एल्यूमिनियम के केस में हम लोगों ने ये स्टडी की थी। एल, ऐसे बना लेते हैं, थोड़ा सा इसको चेंज। तो AlCl3, AlCl3 जो है वो भी क्या करता है बेचारे, एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट में इनसफिशियंट इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। कितने इलेक्ट्रॉन्स है? तो उसके पास सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहने की वजह से क्लोरीन बोलता है कि भाई तू मेरे एक लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स ले ले, एंड दे फॉर्म अ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड एंड दे फॉर्म Al2Cl6। तो ये डाइमराइजेशन हो गया। तो दोनों के दोनों सेम बिहेवियर दिखा रहे हैं। बेरिलियम ऑक्साइड भी एम्फोटेरिक, एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी एम्फोटेरिक, तो वो भी सेम बिहेवियर हो गया। थर्ड, बेरिलियम फॉर्म्स स्टेबल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। इसका मीनिंग क्या है? बेरिलियम फॉर्म्स स्टेबल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, इसका मीनिंग क्या है? तो देखो, इफ आई हैव BeOH ट्वाइस, ठीक है, एंड BeOH ट्वाइस, इसका स्ट्रक्चर अगर हम लोगों को पता होगा तो बेरिलियम, यहाँ पे एक OH, यहाँ पे एक OH। मुझे बताओ बेरिलियम के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? बेरिलियम के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 4 है। तो इसको बाहर से इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो इसको बहुत अच्छा फील होगा। तो इसको बाहर से इलेक्ट्रॉन कौन देगा? OH देगा। एक OH माइनस इसको 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, दूसरा OH माइनस इसको 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, एंड यू विल गेट BeOH OH OH OH, and this compound will carry -2 चार्ज। अब अगर नोटिस करोगे बेरिलियम ने टोटल कितने बॉन्ड्स बनाए? बेरिलियम ने अभी अब टोटल 4 बॉन्ड बनाए, जिसमें के 2 बॉन्ड्स कौन से टाइप के हैं? तो जिसमें के 2 बॉन्ड्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड टाइप के हैं। ठीक है, तो ये ऐसा कंपाउंड कौन बनाएगा? तो ये ऐसे कंपाउंड्स कौन बनाता है जिनके पास एम्प्टी ऑर्बिटल्स रहते हैं। अब सिमिलर नेचर कौन दिखाता है? सिमिलर नेचर हम लोगों को एल्यूमिनियम दिखाता है। इफ आई हैव AlOH थ्राइस, AlOH थ्राइस, ये बोरिक एसिड जैसा कंपाउंड है, AlOH थ्राइस। अब बोरिक एसिड में हम लोगों ने जैसे रिएक्शन की थी, सेम रिएक्शन यहाँ पे होगी। ये OH माइनस यहाँ पे अटैक करता है, एंड हम लोगों को क्या मिलेगा? AlOH OH OH OH। ठीक है, तो इसके ऊपर आता है -1 चार्ज। दिस कंपाउंड कैरीज -1 चार्ज। ठीक है। अब अगर इसमें उनको थोड़ा सा नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड घुसाड़ना होगा तो वो क्या करेंगे? पूछेंगे इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या थी, तुम लोग बोलोगे sp थी। अब sp से बेरिलियम हाइड्रोक्साइड में रिएक्टेड विद अ स्ट्रॉन्ग बेस, ये बेस है ना, OH माइनस मतलब क्या हो गया? बेस हो गया। इट इज फॉर्मिंग विच कॉन्फ़िगरेशन? तो करेक्ट बोल रहे हो, इट इज फॉर्मिंग sp3। तो ये एक बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन बन जाएगा। इट इज फॉर्मिंग sp3। ठीक है, तो ये लिख दो जरा। हाँ, और ये यहाँ पे sp2 है। ये ऐसे टाइप का क्वेश्चन तो हम लोगों ने किया, sp2 टू sp3। जस्ट अ मिनट, मेरे लैपटॉप की चार्जिंग कम हो गई है।
सो ये ऑब्वियसली थोड़ा सा चेंज इन बिहेवियर ही हो गया, ठीक है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज बाकी के एलिमेंट्स दिखाते हैं क्या? मैग्नीशियम ब्रेक करता है क्या ऐसे? बिल्कुल नहीं। कैल्शियम ब्रेक करता है क्या? बिल्कुल नहीं। एंड एक ही पॉइंट में मैंने तुम लोगों को बेरिलियम और एल्यूमिनियम दोनों के बिहेवियर बता दी, ठीक है। तो दैट्स इट, यही है। लिख दो, कंप्लीट कर दो। ओके, तो अगर लिख के हो गया होगा, ठीक है, तो दिस चैप्टर इज ओवर, खत्म। इस चैप्टर में इतना ही था। नाउ विल स्टार्ट विद अ लिटिल बिट ऑफ पी ब्लॉक जो हम लोगों का बाकी था। मैग्नीशियम ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स बिहेवियर शो करेगा, डेफिनेटली करेगा, ठीक है, बट बेरिलियम जितना नहीं करेगा, बेरिलियम जितना नहीं करेगा। ओके, तो जब ये चैप्टर ऑफिशियली खत्म हो गया है, इसमें हम लोगों को एमसीक्यू सॉल्व करने, ये मत भूलना, ठीक है। तो बाय द वे, देखो हाँ, एक छोटा सा ब्रेक ले लेंगे हम लोग, डोंट वरी। ब्रेक लेने से पहले एक क्वेश्चन, बीच में मुझे ये डाउट सेशन में किसी ने तो पूछा था, तो मुझे अभी तुम लोगों को पूछना है क्वेश्चन। ऑर्डर ऑफ, करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट्स, ऑफ कार्बोनेट्स इज, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, एंड क्वेश्चन में ऑप्शंस देखो क्या थे। MgCO3, CaCO3, SrCO3 एंड BaCO3। आई गेस ये जेई का ही क्वेश्चन है, ये जेई का ही क्वेश्चन था आई गेस। उसके बाद CaCO3, SrCO3, BaCO3 एंड MgCO3। ऑब्वियसली मुझे सारे के सारे ऑप्शंस याद तो नहीं है, मैं जस्ट एक तुम लोगों को बना के दे रहा हूँ पैटर्न। SrCO3, CaCO3 एंड MgCO3। तुम लोगों को करेक्ट आंसर मुझे भेजना है, एंड ऑप्शन डी BaCO3, SrCO3, MgCO3, CaCO3। विच वन इज द करेक्ट आंसर? बताओ कौन सा करेक्ट आंसर है। ऋषि करेक्ट आंसर है आपका, नाइस। बाकी के स्टूडेंट्स आंसर बताओ ABCD में। सोहन सावंत करेक्ट आंसर है, इशिता करेक्ट आंसर है। ओके, ABCD तुम लोगों को सिर्फ वर्ड सेंड करना है, तुम लोगों को पूरा टाइप करते बैठने की जरूरत नहीं है। तो हमारी करेक्ट आंसर है। एरोस की पोजीशन देखना सब जन अच्छे से, एरोस की पोजीशन अच्छे से देखना। ओके गाइस, आंसर सेंड करो। आदित्य गहुकर करेक्ट आंसर है, हिमांशु करेक्ट आंसर है। ओके, तो चलो ठीक है, सफिशिएंट स्टूडेंट्स ने आंसर दे दिया है। अब अगर तुम लोगों को याद होगा, ये मैंने तुम लोगों को पढ़ाया नहीं है, ठीक है, ये मैंने तुम लोगों को पढ़ाया नहीं है, बट मैंने तुम लोगों को इनके बारे में पढ़ाया है। देखो, थर्मल स्टेबिलिटी, हम लोग जैसे जैसे ऊपर से नीचे आ रहे हैं, ठीक है, क्या हो रही है, थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ते जा रही है।
याद है, थर्मली अनस्टेबल, स्टेबल। जब प्रणव करेक्ट बोल रहे हो। तो अगेन एक लिमिटेशन है गाइस, मैं तुम लोगों को अगर ग्रुप वन के लिए कोई चीज पढ़ा रहा हूँ तो ऑब्वियसली वो जैसी कैसी ग्रुप टू के लिए एप्लीकेबल होगी। तो थियरी पढ़ाने के लिए एक लिमिटेशन रहती है, उसके बाद हम लोग हमारा खुद का दिमाग यूज करना है। ठीक है, तो ये रिसेंट में एक डाउट सेशन में क्वेश्चन आया था, तो वापस ना आए इसलिए मैंने ये यहाँ पे ही कवर करवा दिया। बट स्टिल मैं तुम लोगों को कोई एक चीज पढ़ा रहा हूँ तो वो दूसरी जगह पे तुम लोगों को अप्लाई करना है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंगली हम लोग अगर देखेंगे थर्मल स्टेबिलिटी धीरे धीरे डाउन द ग्रुप कम होते जाती है। Li2CO3 ये अनस्टेबल है, बाकी सारे के सारे स्टेबल है। उसका रीजन भी क्या है, तो बिकॉज दिस इज हाईली कोवलेंट एंड आयनिक कंपाउंड, ये हीट रेजिस्टेंस रहते हैं, रेजिस्टेंट रहते हैं, वो हीट को विस्टैंड इजिली कर सकते हैं। तो जितना बड़ा कटायन होगा उतना ज्यादा आयनिक कैरेक्टर, एंड जितना ज्यादा आयनिक कैरेक्टर उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। तो उसके अकॉर्डिंगली बेरियम इज मोस्ट स्टेबल एंड मैग्नीशियम इज लीस्ट स्टेबल। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। ठीक है, ये जेई का ही क्वेश्चन था, ईयर मुझे याद नहीं है, बट ये जेई में ही पूछा था। ओके, थर्मोडायनेमिक्स में अभी स्टार्ट नहीं कर सकता, बिकॉज अभी मैं अगर स्टार्ट करूंगा तो अपलोड करते वक्त प्रॉब्लम आएगी, तुम लोगों को ही वापस वो रिवाइज करते वक्त प्रॉब्लम होगी कि फर्स्ट लेक्चर कहाँ पे था, कैसे था। ये यहाँ पे कंटिन्यू करना डिफिकल्ट हो जाएगा, फिर रिवीजन के टाइम पे तुम लोगों को डिफिकल्टी जाएगी। ओके, तो कर दो ये। हम लोग एक कैटनेशन एक छोटा सा टॉपिक करेंगे, एंड देन इफ यू गाइस वांट वी कैन इवन स्टॉप। ठीक है, ओके। नाउ 7:49 हो गए हैं, विल टेक अ ब्रेक टिल 8 o'clock। ठीक है, 10 मिनट्स का ब्रेक दे रहा हूँ मैं, फ्रेश होके आ जाना। देन पी ब्लॉक में हम लोगों का जो कैटनेशन का टॉपिक बच गया था वो कवर करेंगे, थोड़ा सा कार्बाइड्स के बारे में देखेंगे। देन इफ यू गाइस हैव एनी डाउट देन यू गाइस कैन आस्क, और एल्स वी विल स्टॉप टुडेस लेक्चर, जल्दी छोड़ दूंगा मैं तुम लोगों को। ठीक है, ओके, चलो।
So let's continue, guys. Now, next. अभी एस ब्लॉक ही होगा, ठीक है। इसमें हम तुम लोगों को जो कुछ क्वेरी रहेंगी, हम लोग कल ही हम लोगों का डाउट लेक्चर रहेगा, तो डाउट सेशन में हम लोग सब कुछ सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। होमवर्क तुम लोगों को मॉडल के अभी सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो वो भी पता है तुम लोगों को। टॉपिक खत्म हो गया, आई गेस मैंने तुम लोग को लास्ट वीक में ही सारे के सारे क्वेश्चन दे दिए थे होमवर्क में, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ, आज रात को डाउट सेशन नहीं रहेगा। कल हम लोग मतलब संडे के डाउट सेशन की बात कर रहा हूँ मैं, जहाँ पे करंट टॉपिक के डाउट्स हम लोग सॉल्व करते हैं। ओके, तो वी आर स्टार्टिंग विथ कैटेनेशन टेंडेंसी। कैटेनेशन टेंडेंसी कैटेनेशन टेंडेंसी ऑफ ग्रुप 14 एलिमेंट्स, ठीक है, ऑफ ग्रुप 14 एलिमेंट्स। अब व्हाट इज द कैटेनेशन टेंडेंसी, ठीक है, व्हाट इज कैटेनेशन टेंडेंसी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैटेनेशन। तो कैटेनेशन इज नथिंग बट ability of an element, ability of an element to form long chain of compounds, long chain of compounds with itself, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एज कैटेनेशन। एंड अब मुझे बताओ, वो खुद के साथ बॉन्ड्स बनाते जाएगा, हाईएस्ट कैटेनेशन टेंडेंसी किसकी रहती है, कैटेनेशन टेंडेंसी सबसे ज्यादा किसकी है। वेरी नाइस, ये सबको पता है, कार्बन है, ठीक है। अब मुझे बताओ सेकंड नंबर पे कैटेनेशन टेंडेंसी किसकी आती है, कार्बन के, तो तुम लोग महाभयंकर कंपाउंड्स पढ़ते हो, सेकंड नंबर पे कैटेनेशन टेंडेंसी किसकी आती है। तो सेकंड पीरियोडिक टेबल की बात कर रहा हूँ, थ्रू आउट द पीरियोडिक टेबल, थ्रू आउट द पीरियोडिक टेबल सेकंड नंबर पे कौन आएगा। ओके, तो सेकंड नंबर पे आता है सल्फर, कौन आता है, सल्फर, ठीक है। थर्ड नंबर पे आता है फॉस्फोरस, थर्ड नंबर पे आता है फॉस्फोरस। और तुम लोगों ने लाइफ में कभी ना कभी इन सबके कंपाउंड्स देखे ही है। कार्बन ऑब्वियस है, ये तो मतलब अनलिमिटेड कार्बन के साथ कंबाइन हो सकता है। तुम लोगों ने डायमंड जैसे कंपाउंड्स पढ़े हैं, तो डायमंड कैसा रहता है, तो एक कार्बन चार कार्बन को अटैच रहेगा, फिर वही कार्बन आगे और चार कार्बन को अटैच होगा, फिर वही कार्बन और आगे चार कार्बन को अटैच होगा, तो इट विल कीप ऑन गोइंग। सल्फर, सल्फर के कौन से कंपाउंड हम लोगों ने देखे, फ्लोरीन जैसे भी कंपाउंड कार्बन के हम लोगों ने देखे, करेक्ट बोल रहे हो। सल्फर के हम लोगों ने कौन से कंपाउंड देखे हैं? तो मतलब ये मैंने शायद नहीं पढ़ाया होगा, बट स्कूल में तुम लोगों को रहेगा। क्राउन सल्फर था तुम लोगों को स्कूल में। ओके, तो क्राउन सल्फर हम लोगों ने स्कूल में पढ़ा है पहले से। इट लुक्स लाइक अ बिग डब्ल्यू, ठीक है, सवाल की याद आ गई। ओके, एसिड, ठीक है। एंड फॉस्फोरस, फॉस्फोरस तो हम लोगों को पता है, रेड फॉस्फोरस, व्हाइट फॉस्फोरस, ब्लैक फॉस्फोरस, हम लोगों ने इसके ऊपर पीएचडी करके हो चुके हैं पहले से, ठीक है। तो रेड व्हाइट ब्लैक, अगर ये तुम लोगों को याद होगा, तो ये ऐसे ही कंटिन्यू होते जाता है। अब ये कौन से टाइप का फॉस्फोरस है बताओ, कोई बता पाएगा, ये कौन सा फॉस्फोरस है, रेड व्हाइट या ब्लैक, या आगे ऐसे ही कंटिन्यू होते जाता है, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में भी ये कंटिन्यूएशन में है, एंड इस डायरेक्शन में भी ये कंटिन्यूएशन में है। तो दिस इज रेड फॉस्फोरस, ये कौन से टाइप का फॉस्फोरस है, तो दिस इज रेड फॉस्फोरस। तो ये कुछ एग्जांपल्स है। कार्बन मैंने जानबूझ के छोटा बनाया, बिकॉज वी ऑल नो ये कितने बड़े बड़े लेंस बना सकते हैं, तो इसमें मुझे जस्टिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है कि कार्बन बहुत बड़े बड़े कंपाउंड खुद के साथ बनाता है, वो तुम लोगों को पहले से पता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं ग्रुप के अंदर, ठीक है। तो इन ग्रुप 14, अगर मैं तुम लोगों को पूछूं व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ कैटेनेशन टेंडेंसी, तो तुम लोग क्या बोलोगे, कार्बन, सिलिकॉन,
जर्मेनियम, टिन एंड लेड। तो इसमें कार्बन की कैटनेशन टेंडेंसी सबसे हाईएस्ट रहती है, फिर ये डाउन द ग्रुप नीचे नीचे चला जाता है, एंड लेड डू नॉट शो, लेड डू नॉट शो कैटनेशन। मतलब एक के बाजू में एक कितने लेड कंबाइन होंगे, ऐसा अगर तुम लोगों को क्वेश्चन पूछा कि अगर लेड एक दूसरे के साथ कंबाइन हो रहे हैं तो कितने लेड कंबाइन होंगे, तो जीरो लेड कंबाइन नहीं हो सकता, एक अकेला लेड रह सकता है। ठीक है, तो याद रखो लेड के कंपाउंड्स नहीं एग्जिस्ट करते, बट कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन के कैटनेशन के कंपाउंड्स एग्जिस्ट करते हैं। तो इनके एग्जाम्पल्स तुम लोगों को एक एक बता देता हूँ। तो कार्बन अगर कंबाइन हो रहा है हाइड्रोजन के साथ तो वो ऐसे कुछ कंबाइन होगा, CH3 डैश CH3, इसे हम लोग अल्केन बोलते हैं। तो वैसे ही तुम लोगों को मिलेगा SiH3 डैश SiH3, इसे हम लोग बोलते हैं सिलेन। फिर GeH3 सिंगल बॉन्ड GeH3, इन्हें हम लोग बोलते हैं जर्मेन। एंड SnH3 सिंगल बॉन्ड SnH3, क्या लगता है इसे क्या बोलना चाहिए हम लोगों को? तो अल्कीन, सिलेन, जर्मेन एंड इसे हम लोग बोलते हैं स्टैनिन। टिनिन नहीं बोलेंगे, वो इट विल साउंड अ लिटिल बिट वियर्ड, तो इट्स नॉट टिनिन, इट इज स्टैनिन, स्टैनस से स्टैनिन। ठीक है, तो अब अगेन इनके अगर नाम तुम लोग पूछे तो इसका नाम तो सबको पता है, दिस इज कॉल्ड एज इथेन, दिस इज कॉल्ड एज सिलिकॉन इथेन, इसे हम लोग बोलेंगे सिलिकॉन इथेन। इसे हम लोग बोलेंगे जर्मेनियम इथेन, एंड फिर स्टैनस इथेन। तुम लोगों को आइडिया आ गई होगी। ठीक है, एक और एक फन फैक्ट, स्टैनस 10 मैक्सिमम कैटनेशन सिर्फ दो के साथ ही दिखा सकते हैं, मतलब एक के बाजू में एक सिर्फ दो 10 कंबाइन हो सकते हैं, उसके आगे नहीं आएगा। ठीक है, तो सिल्वेस्टन स्टैलिन, अच्छा ओके ओके, तो यहाँ पे टिन जो है वो मैक्सिमम कैटनेशन सिर्फ दो ही कार्बन का, कार्बन बोल रहा हूँ, दो ही 10 आइटम के साथ दिखा सकता है। अब इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, तुम लोग बिलीव नहीं करोगे इतने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन 2017 में आया था, 2017 में एक क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट शो कैटनेशन, डू नॉट शो कैटनेशन। ठीक है, ऑप्शन थे कार्बन, लेड, सिलिकॉन, टिन। अब ऑब्वियस है, आंसर इज बी। ठीक है, लेड करेक्ट बोल रहे हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था करेक्ट ऑर्डर ऑफ कैटनेशन टेंडेंसी, ये 2019 का है, रिसेंट में आया है। करेक्ट ऑर्डर ऑफ कैटनेशन टेंडेंसी, दिस इज मैक्सिमम कैटनेशन। ठीक है, अच्छा मैक्सिमम कटायन लिखा है मैंने, दिस इज मैक्सिमम कैटेनेशन। ठीक है, ये सिर्फ दो ही कंपाउंड बोल रहा हूँ, एक ही कंपाउंड बनाता है, टिन और टिन का दो ही टिन कनेक्ट हो सकते हैं, उसके आगे हम लोग नहीं जा सकते। ठीक है, अब करेक्ट ऑर्डर ऑफ कैटेनेशन टेंडेंसी, ये 2019 का क्वेश्चन था, यहाँ पे उन्होंने थोड़ा सा माइंड गेम खेला था। देखो, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, बी कार्बन, जर्मेनियम, सिलिकॉन, टिन, सी कार्बन, टिन,
जर्मेनियम, सिलिकॉन, एंड डी कार्बन, जर्मेनियम, टिन, सिलिकॉन। अब मुझे बताओ इसमें सबसे करेक्ट आंसर कौन सा है, इसमें सबसे करेक्ट आंसर कौन सा होगा? वेरी नाइस, खत्म। यहाँ पे थोड़ा सा उन्होंने सिर्फ ट्रिक क्या बोलते हैं, कंफ्यूजिंग सिनेरियो बना के दिया था। एक्चुअल में याद रखो, जर्मेनियम की टेंडेंसी टिन से ज्यादा है, एक्चुअल में जर्मेनियम की टेंडेंसी टिन से ज्यादा है, बट हम लोगों को ऑप्शन के हिसाब से हम लोगों का माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा वहां पे, एंड हम लोग ए आंसर टिक करके आएंगे, ठीक है। वाई? बिकॉज यहाँ पे हम लोगों को सबसे करेक्ट ऑर्डर दिख रही है कि कार्बन सबसे ज्यादा, सिलिकॉन उसके बाद आएगा, फिर जर्मेनियम और टिन, वो तो एकदम बाद वाले आ गए ना, वो हम लोग उनके ज्यादा कंपाउंड स्टडी भी नहीं करते हैं, तो अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, चलेगा। इन्होंने थोड़ी ना एग्जैक्टली इक्वल बोला, याद रखो एक छोटा सा फाइन डिफरेंस है यहाँ पे, जर्मेनियम इज इक्वल्स टू 10 नहीं बोला है, जर्मेनियम ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 10 बोला है। तो ये एक छोटा सा उन्होंने लूप होल रखा था, ठीक है। अगर वो यहाँ पे अगर गलती से ऐसे लिख देते ना, जर्मेनियम एग्जैक्टली इक्वल टू 10, तो ये क्वेश्चन ही रॉन्ग हो जाता, क्योंकि नॉट अ सिंगल आंसर इज करेक्ट, नॉट अ सिंगल ऑप्शन इज करेक्ट, ऐसा उसका ये हो जाता, एंड सबको मार्क्स मिल जाते, बट ये लूप होल्ड है, ठीक है। तो दैट्स इट, ये इतना ही टॉपिक था। अब इसमें मैक्सिमम एक्सटेंशन हो के क्या आएगा, तो वाई कार्बन हैज हाईएस्ट कैटेनेशन टेंडेंसी, एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन हम लोग लिखने वाले हैं। ये क्वेश्चन अगर रॉन्ग हुआ और तुम लोगों ने अटेम्प्ट ही नहीं किया है तो तुम लोगों को मार्क्स ही नहीं मिलेंगे। क्वेश्चन अगर रॉन्ग हुआ और तुम लोग अटेम्प्ट करके आए हो, इवन दो तुम लोगों ने रॉन्ग आंसर मार्क किया था, सी ऑप्शन मार्क किया था, एंड इन्होंने यहाँ पे गलती से इज इक्वल टू दिया रहता, तो ये क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता, तो तुम लोगों को सी ऑप्शन के लिए भी करेक्ट आंसर मतलब फुल मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। ओके, तो बाय, कार्बन हैज, कार्बन शोज हाइएस्ट कैटनेशन टेंडेंसी। कार्बन सबसे ज्यादा कैटनेशन टेंडेंसी क्यों दिखाता है या फिर कैसे दिखा पाता है? तो पॉइंट नंबर 1, कार्बन हैज स्मॉल साइज, कार्बन हैज स्मॉल साइज, hence it forms strong strong bonds, ठीक है। ये जो बॉन्ड्स बनाता है उनकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा रहने वाली है, ऑब्वियस है। पॉइंट नंबर 2, ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज, ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज, it can easily form 2p pi 2p pi pi bond. It can easily form 2p pi 2p pi pi bond, which is highly, which gives more stability, ठीक है। दीज 2 पॉइंट्स आर सफिशिएंट, ठीक है। कार्बन छोटे साइज का रहने की वजह से उसके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो बहुत छोटा रहेगा, एंड इसी वजह से उसकी बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड एनर्जी जो है वो बहुत हाई रहेगी। अब व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड 2p पाई 2p पाई ओवरलैप? देखो, कार्बन की साइज छोटी है, तो कार्बन की साइज छोटी रहने की वजह से उसके जो पी ऑर्बिटल है वो बहुत नजदीक रहने वाले हैं, एंड जब ये नजदीक रहेंगे तो ये इजीली ओवरलैप कर पाएंगे, पी ऑर्बिटल ऐसे ओवरलैप कर रहे हैं तुम लोगों को पता होगा। अब उसी बदले अगर हम लोग सिलिकॉन का एग्जांपल लें, तो सिलिकॉन की साइज बड़ी हो गई, सिलिकॉन की साइज बड़ी होने की वजह से उसके पी ऑर्बिटल्स की लेंथ बड़ी हो जाती है, बट विड्थ थोड़ी ना बढ़ने वाली है। तो पी ऑर्बिटल्स, ये देखो, ये थे 2p ऑर्बिटल्स, कार्बन के पास 2p ऑर्बिटल रहता है, सेकेंड शेल का है, ठीक है, एंड सिलिकॉन के पास 3p ऑर्बिटल रहता है। अब मुझे बताओ, बीच में अगर बहुत बड़ा डिस्टेंस है, अगर छोटा डिस्टेंस है देन ओवरलैपिंग इज पॉसिबल, बट अगर डिस्टेंस ही बढ़ गया तो पी ओवरलैप पॉसिबल होगा क्या? तो यहाँ पे पी ओवरलैप पॉसिबल नहीं होगा। तो यहाँ पे 2p पाई 2p पाई पॉसिबल है,
एंड यहाँ पे 3p पाई 3p पाई इज लेस लाइकली, ये बनना डिफिकल्ट है। अब सिलिकॉन ही अगर पी और पाई और पाई बॉन्ड इजीली नहीं बना पाएगा, तो उसके आगे वाले तो छोड़ ही दो, जर्मेनियम और टिन में पाई बॉन्ड अवेलेबल होता ही नहीं है, उसमें पाई बॉन्ड बनता ही नहीं है। ठीक है, तो अगर तुम लोगों को गलती से क्वेश्चन पूछे, क्वेश्चन विच कंपाउंड विच डू नॉट एग्जिस्ट, विच डू नॉट एग्जिस्ट, ऐसे क्वेश्चन आ गया, ऑप्शन ए CH2 डबल बॉन्ड CH2, ऑप्शन बी SiH2 डबल बॉन्ड SiH2, ऑप्शन सी GH2 डबल बॉन्ड GH2, एंड ऑप्शन डी SnH2 डबल बॉन्ड SnH2। ठीक है, तो MSQ हो गया, ये मल्टीपल सिलेक्शन क्वेश्चन पूछा है मैंने। बी, सी एंड डी तीनों की तीनों एग्जिस्ट नहीं करेंगे, बिकॉज नो पाई बॉन्ड। ठीक है, करेक्ट, यहाँ पे बी सी और डी ये तीनों की तीनों एग्जिस्ट नहीं करेंगे। प्रणव, करेक्ट आंसर था आपका। वाई? बिकॉज ये पी ऑर्बिटल ओवरलैप कर ही नहीं पाते इनके, एंड हेंस देयर इज नो पाई बॉन्ड अवेलेबल। ठीक है, तो डबल बॉन्ड होगा ही नहीं इनके अंदर, कभी भी डबल बॉन्ड होगा ही नहीं। कैटनेशन जब होगा तो सिंगल बॉन्ड ये फॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, तो दिस इज एवरीथिंग वी नीड टू नो अबाउट कैटनेशन। अब लिख दो, ये कंप्लीट कर दो, देन विल डिस्कस कार्बाइड्स एंड विल स्टॉप। ठीक है, ओके, तो शुड वी मूव अहेड? हो गया लिख के सबका? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ कार्बाइड्स। कार्बाइड्स ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था, अभी आज वापस डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, कार्बाइड मतलब क्या? तो कार्बाइड मतलब कार्बन कैरिंग नेगेटिव चार्ज। ठीक है, कार्बाइड मतलब कार्बन कैरिंग नेगेटिव चार्ज। अब ये यूजुअली किसके साथ दिखेगा? तो ये हमेशा हम लोगों को मेटल्स के साथ दिखने वाला है। किसके साथ दिखने वाला है? तो मेटल्स के साथ दिखने वाला है। तुम लोगों ने सुना होगा लिथियम कार्बाइड, एल्यूमिनियम कार्बाइड। ठीक है, तो अब कार्बाइड्स, कार्बाइड्स हम लोगों के सिलेबस में जो है वो तीन टाइप में डिवाइडेड है। अगेन इन तीनों के ऊपर क्वेश्चन आके गए हैं। एक्चुअली लास्ट वाले के ऊपर आया नहीं अभी तक क्वेश्चन, बट पहले दो के ऊपर आया है। ठीक है, नंबर वन जो हम लोग देखने वाले हैं दैट इज एसिटाइलिन कार्बाइड। एसिटाइलिन कार्बाइड, शायद से इसकी रिएक्शन तुम लोगों को ऑर्गेनिक में हो भी गई रहेगी। नेक्स्ट इज मिथाइलिन कार्बाइड, मिथाइलिन कार्बाइड, एंड थर्ड वन इज प्रोपाइलिन कार्बाइड। ठीक है, ये तीन कार्बाइड है जो हम लोग अभी स्टडी करने वाले हैं। अब एसिटाइलिन कार्बाइड मतलब क्या? एसिटाइलिन ये दो कार्बन का बना रहता है, याद रखो। एसिटाइलिन कितने कार्बन का बना रहता है? तो दो कार्बन का बना रहता है। तो पहले हम लोग बोलेंगे यहाँ पे दो कार्बन रहने वाले हैं। अब जितने हाइड्रोजन है उतना नेगेटिव चार्ज आएगा। मुझे बताओ एसिटाइलिन में कितने हाइड्रोजन रहते हैं? तो एसिटाइलिन में दो हाइड्रोजन रहते हैं, तो यहाँ पे आएगा -2 चार्ज। लॉजिक समझ में आ रहा है? पहले जितने कार्बन है उतने लिखो, फिर जितने उसके अंदर हाइड्रोजन रहने चाहिए उतना माइनस चार्ज ऐड कर दो। अब मुझे बताओ मिथाइलिन कार्बाइड का फॉर्मूला क्या आना चाहिए? मिथाइलिन, मीथेन एक ही कार्बन एटम, मीथेन में कितने हाइड्रोजन आते हैं? चार आते हैं, तो कार्बन के ऊपर -4 चार्ज। प्रोपाइलिन कितने कार्बन एटम? इसके पास रहते तीन कार्बन एटम, कितने हाइड्रोजन रहते हैं? प्रोपाइलिन में कितने हाइड्रोजन रहते हैं? जरा ये आंसर बताओ, प्रोपाइलिन के अंदर कितने हाइड्रोजन रहते हैं? ऑर्गेनिक हो गया तुम लोगों का भी स्टार्ट। तो प्रोपाइलिन में कितने हाइड्रोजन आते हैं? प्रोपाइलिन के अंदर चार हाइड्रोजन आते हैं। ठीक है,
प्रोपाइलिन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे आएगा? तो CH ट्रिपल बॉन्ड C डैश CH3, ये हो गया तुम लोगों का प्रोपाइन। ठीक है, प्रोपाइन से प्रोपाइलिन हम लोगों ने बनाया, याद रखो प्रोपाइलिन मतलब प्रोपाइन। तो प्रोपाइन में टोटल कितने हाइड्रोजन आएंगे? तो 4 आएंगे। ठीक है, मुझे पहले वो क्लियर करना चाहिए था एक्चुअली। प्रोपाइलिन ये वर्ड तुम लोगों ने फर्स्ट टाइम सुना है, इसलिए कोई आंसर नहीं दे पाया आई गेस। तो अब इनके एग्जाम्पल्स तुम लोगों को थोड़े बहुत याद रखने हैं, बाकी तो तुम लोगों को चार्ज से ही आंसर पता चल जाएगा। इसके ऊपर -2 चार्ज है, तो कोई भी +2 वाला एटम इसको अटैच कर दो। कैल्शियम +2 है, कार्बन -2 है, तो CaC2 Mgc2 BeC2, तुम लोगों को जो अच्छा लगे वो। ठीक है, अब बाजू में मिथाइलिन के लिए तुम लोगों को सिर्फ ये -4 को बैलेंस करना है। तो -4 को बैलेंस करने के लिए मैं यूज करने वाला हूँ एल्यूमिनियम। ये इसके ऊपर जेई में क्वेश्चन भी आया था। ठीक है, हाँ ये सिर्फ मेटल के साथ ही होने वाला है, बिकॉज मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन है एल्यूमिनियम कार्बाइड का। अब एल्यूमिनियम के ऊपर +3 चार्ज रहता है, तो ये +3 इसका नीचे आ जाएगा कार्बन के इधर। कार्बन के ऊपर -4 चार्ज है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा एल्यूमिनियम के इधर। आई होप तुम लोगों को समझ में आ रहा है। एल्यूमिनियम +3 कार्बन -4 क्रॉस मल्टीप्लाई किया। ठीक है, नेक्स्ट प्रोपाइलिन कार्बाइड। प्रोपाइलिन कार्बाइड के लिए यू कैन यूज Mg2 Mg2C3। तो मैग्नीशियम के ऊपर +4 चार्ज, कार्बन के ऊपर -4 चार्ज, दोनों बैलेंस्ड हो गए। ठीक है, अब इनके यूजेस कैसे होते हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले इनके स्ट्रक्चर याद रखो। तुम लोगों को मैंने क्या रूल बताया? हाइड्रोजन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन डैश हाइड्रोजन, हाइड्रोजन निकाल दो और कार्बन के ऊपर उतना माइनस चार्ज रखो। मतलब इसका अगर स्ट्रक्चर तुम लोगों को पूछा तो तुम लोग बोलोगे C ट्रिपल बॉन्ड C है एंड दोनों कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। एसिटाइलिन कार्बाइड का स्ट्रक्चर ऐसे कुछ आएगा। अगर तुम लोगों को मिथाइलिन कार्बाइड का स्ट्रक्चर पूछा तो इसमें कुछ रॉकेट साइंस है ही नहीं, एक ही कार्बन है, उसमें क्या स्ट्रक्चर आएगा? सिर्फ -4 चार्ज है। प्रोपाइन का स्ट्रक्चर C ट्रिपल बॉन्ड C डैश CH3। तो प्रोपाइन का स्ट्रक्चर कैसे आएगा? पहला कार्बन, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद थर्ड कार्बन जो है उसके ऊपर -3 चार्ज। ठीक है, ये हो जाएगा प्रोपाइलिन कार्बाइड। अब इन सब की हम लोगों को रिएक्शन वाटर के साथ देखनी है, तो पहले तो मैं तुम लोगों को स्ट्रक्चर वाइज ही दिखाने वाला हूँ। तो CaC2 C ट्रिपल बॉन्ड C, इसके ऊपर माइनस चार्ज, इसके ऊपर माइनस चार्ज और कैल्शियम के ऊपर +2 चार्ज। दिस कंपाउंड इज रिएक्टेड विथ वाटर, वाटर इज HOH। अब सिंप्लिसिटी के लिए मैं डायरेक्ट H+ और OH- लिखने वाला हूँ। अब मुझे बताओ अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट, ये सबने सुना है। OH- ये कहाँ पे चला जाएगा? तो ये चला जाएगा कार्बन के पास। अब हमारे कैल्शियम के पास, कैल्शियम के ऊपर +2 चार्ज है, OH के ऊपर -1 चार्ज है, तो वी विल रिक्वायर 2 OH- एंड दे विल अटैक ऑन कैल्शियम। ठीक है, सिमिलरली नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव के ऊपर अटैक करेगा, तो कार्बन अटैक करेगा हाइड्रोजन के ऊपर। तो स्पेस जरा कम गिरने वाली है, इसलिए मैं यहाँ पे इसको नीचे ही लिखता हूँ। कार्बन हाइड्रोजन के साथ अटैच्ड हो रहे हैं, तो यू विल गेट कार्बन अटैच्ड टू हाइड्रोजन। तो HC ट्रिपल बॉन्ड C H प्लस CaOH ट्वाइस, एंड तुम लोगों को मिला एसिटाइलिन। तो हेंस दे आर कॉल्ड एज एसिटाइलिन कार्बाइड। ठीक है, रिएक्शन समझ में आ रही है? इनऑर्गेनिक में हम लोग रिएक्शंस अभी बहुत सारे कर रहे हैं, तो तुम लोगों को आई गेस समझ में आ रहा होगा। ठीक है, सिमिलरली अब यहाँ पे मैं तुम लोगों को इसको इतना ओपन करके नहीं बता पाऊंगा, हम लोगों को कंप्रेसली लिखना पड़ेगा, क्योंकि टोटल 7 एलिमेंट है। 7 एलिमेंट हम लोग ओपन फॉर्म में कैसे अरेंज करें? ठीक है, हम लोग इसको कंप्रेस्ड फॉर्म में लिखने वाले हैं। Al4C3 प्लस H-OH। अब तुम लोगों को थोड़ा सा अपना दिमाग अच्छे से यूज करना है। एल्यूमिनियम के ऊपर +3 चार्ज, कार्बन के ऊपर -4 चार्ज, हाइड्रोजन के ऊपर +1 चार्ज, OH के ऊपर माइनस चार्ज। अब मुझे बताओ
माइनस चार्ज किसकी तरफ जाएगा, तो ऑब्वियसली माइनस चार्ज विल गो टुवर्ड्स एल्यूमिनियम। अब एल्यूमिनियम के पास कितना माइनस चार्ज जाएगा, वेरी नाइस, AlOH थ्राइस मिलेगा। ओके, पहले तुम लोगों ने ही बताया मुझे, तो AlOH थ्राइस मिलेगा क्योंकि एल्यूमिनियम के ऊपर +3 चार्ज है, OH -1। बट मेरे पास कितने एल्यूमिनियम है, मेरे पास टोटल 4 एल्यूमिनियम है, तो 4 AlOH थ्राइस मिलेंगे। अब मुझे बताओ 4 AlOH थ्राइस के लिए मुझे कितने OH लग रहे हैं, मुझे टोटल 12 OH लग रहे हैं। वेरी नाइस। अब सिमिलरली हाइड्रोजन चला जाएगा नेगेटिव चार्ज की तरफ, मतलब कार्बन की तरफ। अब मुझे बताओ हाइड्रोजन जब कार्बन की तरफ जाएगा तो एक कार्बन कितने हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होने वाले हैं, वेरी नाइस, करेक्ट बोल रहे हो अथर्वा। तो एक कार्बन टोटल -4 चार्ज है, हाइड्रोजन के ऊपर +1 चार्ज है, तो एक कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होगा, मेरे पास आएगा CH4। ऐसे 3 कार्बन है जो 4 हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होंगे, टोटल 12 हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होकर बनेंगे 3 मीथेन के मॉलिक्यूल। ये समझ में आ रहा है क्या, देखो, गेटिंग इट। एंड फाइनली लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये कंपाउंड, अब इस कंपाउंड को भी मैं ओपन फॉर्म में लिखना पसंद करूंगा तुम लोगों को समझ में आने के लिए। यहाँ पे कैसे 5 एलिमेंट्स है, हम लोग वो उतना मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो C, ट्रिपल बॉन्ड C डैश C, इसके ऊपर -1 चार्ज, इसके ऊपर -3 चार्ज, नीचे की तरफ Mg+2 Mg+2, दो। अगेन आयनिक कंपाउंड है, तो आयनिक कंपाउंड के बीच में हम लोग बॉन्ड्स नहीं बनाते। अब यहाँ पे हम लोग रिएक्ट किसके साथ करने वाले हैं इसे, तो हम लोग रिएक्शन हमेशा वाटर के साथ ही देखने वाले हैं। कार्बाइड्स में तुम लोगों को एक ही रिएक्शन है वाटर के साथ वाली, ठीक है, हाइड्रोजन +1 OH -1। अब मुझे बताओ हाइड्रोजन किसकी तरफ भागेगा, OH किसकी तरफ भागेगा, OH Mg की तरफ भागेगा। एक Mg 2 OH के साथ कंबाइन होगा, तो 2 Mg है वो टोटल 4 OH के साथ कंबाइन होंगे, तो यू विल गेट 4 OH। अब यहां से कार्बन हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगा और इधर से कार्बन हाइड्रोजन के ऊपर 3 बार अटैक करेगा। अब वो एक बार और 3 बार क्यों हो रहा है वो मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत है क्या, वॉट आई विल गेट HC ट्रिपल बॉन्ड C डैश CH3 +2 MgOH ट्वाइस। अगर किसी को कुछ डाउट होगा तो प्लीज पूछो, और एल्स कार्बाइड में तुम लोगों को इसके अलावा और कुछ जानने की जरूरत नहीं है। दिस इज एवरीथिंग वी नीड टू नो अबाउट कार्बाइड्स। ओके, तो गाइस पी ब्लॉक में हम लोगों के मतलब कार्बाइड्स तो एक एक्स्ट्रा का एंट्रेंस का टॉपिक हो गया, ठीक है। एंड बाकी हम लोगों ने पी ब्लॉक में जितना भी था सब कुछ कवर कर लिया था पहले ही। तो इफ नो वन हैज एनी डाउट्स आई गेस वी कैन स्टॉप ओवर हियर, ठीक है। दिस इज प्रोपाइन, दिस इज नॉट प्रोपिन, दिस इज प्रोपाइन, ट्रिपल बॉन्ड आ गया ना, प्रोपिन कैसे होगा ये, दिस इज प्रोपाइन। ओके, सबसे ज्यादा टॉपिक्स कौन से चैप्टर से आते हैं, आप कौन से टॉपिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक या फिजिकल। अगर इनऑर्गेनिक में देखने जाएंगे तो इनऑर्गेनिक में जेई पॉइंट ऑफ व्यू, जेई पर्सपेक्टिवली अगर बात करूं तो इनऑर्गेनिक के मैक्सिमम 9 से 10 क्वेश्चन ही आते हैं। 30 क्वेश्चन में से 9 से 10 क्वेश्चन इनऑर्गेनिक में आते हैं, ठीक है। 9 से 10 क्वेश्चन भी बोलना जरा अनफेयर हो जाएगा, 8 to 10 क्वेश्चन बोलूंगा मैं, ठीक है, कभी कभार 8 भी आ सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, ठीक है। अब इनऑर्गेनिक में मेजर टॉपिक्स है नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड, मतलब केमिकल बॉन्डिंग जो हम लोगों ने कवर किया है। दूसरा है पीरियोडिक टेबल, जिसमें मैं इंक्लूड करने वाला हूँ एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक
एंड एफ ब्लॉक के ऊपर एकदम रेयरली क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एंड थर्ड वन जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जो हम लोग नेक्स्ट ईयर पढ़ने वाले हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। इसके अलावा एक्स्ट्रा के अगर टॉपिक्स हम लोग काउंट करने गए तो मेटलर्जी के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, बट मेटलर्जी एक बहुत छोटा टॉपिक है जिसके ऊपर क्वेश्चन आता भी है, नहीं भी आता, ठीक है। अब मेटलर्जी और एक सॉल्ट एनालिसिस के क्वेश्चन यूजुअली जेई एडवांस में आते हैं, जेई मेंस में सॉल्ट एनालिसिस के ऊपर क्वेश्चन नहीं रहते। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री एक 12th का टॉपिक है, 12th में हम लोग इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट अगर इंपॉर्टेंस अगर देना है तो मैं बोलूंगा नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड, जिसके ऊपर 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। अगेन ये एग्जैक्ट नंबर नहीं रहता, कभी कभार 4 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, कभी कभार एक ही क्वेश्चन आ जाए, बट मिनिमम एक क्वेश्चन तो आएगा। पीरियोडिक टेबल, इसमें भी 2 से 3, इन सबको पकड़ के 2 से 3, 2 से 3 बोलने के बदले 2 से 4, ठीक है। एंड ओवर हियर 1 2 3, याद रखो एग्जैक्ट नंबर मैं नहीं दे पाऊंगा क्योंकि ऑब्वियस है वो पेपर सेटर के हाथ में रहता है, बट ऐसा कुछ रीअरेंजमेंट रहता है। सिमिलरली इसमें और एक टॉपिक एक्स्ट्रा का रहता है मेटलर्जी, बट इसका वेटेज बहुत कम है ऐसे बोल सकते हो। इस पे 0 to 1 क्वेश्चन, नॉट मोर देन दैट, ठीक है। कभी कभार आता ही नहीं है, कभी कभार एक क्वेश्चन आ सकता है। तो मेटलर्जी को छोड़ के ये 3 टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें सबसे ज्यादा नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को मैं वेटेज दूंगा, वेटेज बोलने के बदले इंपॉर्टेंस दूंगा, मतलब तुम लोगों को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है। वाई? बिकॉज नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड तुम लोगों ने देखा बहुत छोटा टॉपिक है, ठीक है। एक्चुअल में वो छोटा है, बाकियों के कंपैरिजन में तुम लोगों को यहाँ पे पीरियोडिक टेबल पढ़ना है, एस ब्लॉक पढ़ना है, पी ब्लॉक पढ़ना है, एंड डीएनएफ ब्लॉक पढ़ना है, तो ये बहुत लेंदी हो जाता है, ठीक है। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंस में दूंगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को, क्योंकि ये भी एक स्वीट एंड सिंपल टॉपिक है जो हम लोग 12th में पढ़ेंगे। तो ये दो, इनको मैं ज्यादा वेटेज दूंगा क्योंकि ये कम टाइम में तुम लोग कवर करोगे, इजी भी है। एंड इसके अगर तुम लोगों ने सारे एमसीक्यू सॉल्व कर दिए तो गारंटीड तुम लोगों को 3+1, ठीक है, 3+1, या फिर इसमें से 2 क्वेश्चन आए तो 2+1, मिनिमम 3 क्वेश्चन तो मिलने ही वाले, मिनिमम की बात कर रहा हूँ, मिनिमम। मैक्सिमम यू कैन गेट अप टू 6 क्वेश्चन, और हुआ है ऐसा बहुत बार हुआ है कि इनऑर्गेनिक में 6 क्वेश्चन सिर्फ नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के आए हैं, ठीक है। तो मिनिमम 3 क्वेश्चन तो मिलेंगे, नसीब अगर अच्छा होगा तो 4 5 6 क्वेश्चन भी मिल सकते हैं। तो चलो, यप, अगर इतना कर लोगे तो तुम लोगों के 12 मार्क्स तो कंफर्म है ही, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। तो और किसी को कुछ क्वेरीज रहेंगी तो प्लीज आस्क। ओके,